हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और अभी तक हम लोगों ने रसायन विज्ञान वाले भाग से विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, धातु एवं धातुकर्म, गैसीय नियम, परमाणु संरचना एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, इन सभी टॉपिक को कवर कर लिया है और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, और इन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं। और तो आज के इस वीडियो में हम लोग संयोजकता एवं रासायनिक आबंध वाले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो पिछली वीडियो में मैंने इंग्लिश सबटाइटल लगा दिया था, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है तो इसलिए मैंने इंग्लिश सबटाइटल नहीं लगाया है। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर हिंदी में देखते चलिए और नीचे इंग्लिश में भी देखते चलिए, आपका दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी समझ में आ जाएगा और इंग्लिश मैंने नीचे इंग्लिश में लिख दिया क्वेश्चन, तो आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूँगा सभी बच्चों को कि सभी बच्चे इंग्लिश में भी देखें। ठीक है, और आप वहाँ से आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो पीडीएफ लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चन का इंग्लिश में भी यहाँ पे अनुवाद करके नीचे ट्रांसलेट करके लिख दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल लीजिए और साथ ही साथ इसको भी पढ़ते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है संयोजकता, यानी कि जो वैलेंसी वर्ड है उसका सबसे पहले प्रयोग यूज किसने किया था। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है फ्रैंकलैंड। ठीक है, जो फ्रैंकलैंड है उन्होंने वैलेंसी वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, अगला है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, जो वैलेंसी होती है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोफल एवं G.N. लुईस ने। ठीक है, और आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, इन्हीं के नाम पर पढ़ा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। ठीक है, आपको बताना है कि वैद्युत संयोजक बंध किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का। ठीक है, और इसका इंग्लिश वाला भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के क्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला है सहसंयोजक बंध। ठीक है, जो कोवैलेंट बंध होता है वो किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। ठीक है, अगला आपका जब इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, तो सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अगला उपसंयोजकता में होता है क्या। तो उपसंयोजकता में क्या होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणु के मध्य साझेदारी होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, उपसंयोजकता बोलते हैं। ठीक है, और उपसंयोजक बंध भी बनता है। अगला है मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मर्क्यूरस आयन किसे बोलते हैं इन निम्नलिखित में से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Hg2 पे 2+, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू की संयोजकता एक तथा फ्यू इक, फ्यू अफ की संयोजकता एक तथा फ्यू इक की संयोजकता 2 है, अतः फ्यू किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको कि परिवर्ती संयोजकता क्या होती है पिछली वीडियो में। ठीक है, अगला है सहसंयोजक यौगिक जल में प्राय क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, वो घुलते नहीं हैं जल में। ठीक है, अगला है सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलेय होते हैं। ठीक है, किस में विलेय होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बनिक विलायकों में। जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वह घुल जाते हैं आसानी से, विलेय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाने पर उस पर आवेश क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। ठीक है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश होगा, ठीक है,
कौन सा चार्ज आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर किसी भी परमाणु में से मान लीजिए यहाँ पे आपका परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस परमाणु पर। ठीक है, अगला है किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश क्या होगा। अब मान लीजिए वही परमाणु है कोई भी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 इकाई ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि निगेटिव चार्ज आएगा और ऐसे 2 निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कोई परमाणु है तो अगर इसमें से आप देखिए इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई एटम है यहाँ पर, तो अगर एटम से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, यानी कि ई निगेटिव को अगर निकाल दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर पी पॉजिटिव को अगर आप निकाल दिए प्रोटॉन को, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उल्टा आता है, अगर निगेटिव वाले को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव वाले को निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा परमाणु पर। ठीक है, और सेम यही होता है, अगर निगेटिव चार्ज वाले को अगर आप अंदर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव वाले को अंदर लेंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बाहर से। ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन या फिर अधिक प्रोटॉन लेंगे तब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका जो इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है वह नीचे लिखा हुआ है, तो जाके आप सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगला है सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ठीक है, उनका गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, वैद्युत संयोजक यौगिकों की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम होता है। ठीक है, यानी कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह वैद्युत संयोजक यौगिकों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अरे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सहसंयोजक यौगिकों का, वह वैद्युत संयोजक यौगिकों से क्या होता है, कम होता है। अगला है H2S में कौन सा बंध होता है, तो आप बताइए कि H2S में जो कि एक गैस होती है कौन सा बंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सहसंयोजक बंध होता है। अगला है निम्न में से कौन से यौगिक में सहसंयोजक बंध है। आप इन चारों में से बताइए कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, किसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CH4 में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तत्व ए तथा बी परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 2 तथा 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है ए तथा बी, ठीक है, इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ए में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए इनसे बने यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए तत्व ए के बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ए के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और बी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए गए हैं और बी के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होगा क्या, आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ए परमाणु के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः इन्हें दान करके अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसी प्रकार बी के बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या है, देखिए ए में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, दान कर देगा, ठीक है, डोनेट कर देगा, तो डोनेट करके ये अस्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और बी में 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो यह भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए ए पर 2+ और बी पर 2- या फिर क्या बन सकता है, AB। ठीक है, 2 + 2 - कैंसिल, AB बन सकता है, यह बन सकता है। ठीक है, ए पर 2+ बी पर 2- या फिर AB। क्यों बन सकता है, देखिए ए पर 2 क्या है, 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को जब करेगा, डोनेट करेगा, तो ए पर कितना पॉजिटिव आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसके पास
2 पॉजिटिव आएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ठे और एक्सेप्ट करेगा, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा 2 ठे। यही बताया हूँ ना कि जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि नेगेटिव वाले को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को डोनेट करेंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव वाले को डोनेट किया तो 2 ठे पॉजिटिव, और यहाँ पर 2 ठे नेगेटिव वाले को एक्सेप्ट किया तो 2 ठे नेगेटिव। क्लियर है। और इसी से क्या बनेगा फार्मूला, ए बी। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी। ठीक है, इसका राइट आंसर है फुलहमे का ए बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर देखो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व विद्युत कुचालक है। ठीक है, वह पहले क्या है, विद्युत चालक है। ठीक है, अच्छा विद्युत चालक होता है, सॉरी पहले क्या है, विद्युत कुचालक है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। फिर क्या होता है, जब पानी में उसको घोल देते हैं तो कंडक्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आयनिक ठोस जो होते हैं वह सबसे पहले क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जा सकती है, वह कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में घोल देंगे तो क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, विद्युत के चालक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टिंग हो जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आ जा सकती है। अगला है, आयनिक बंध बनने की शर्त क्या है। ठीक है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कब बनते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा में कम हो। ठीक है, मान लीजिए कोई परमाणु है, उसकी आयनन ऊर्जा में कमी है, तो इस स्थिति में वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है, NaCl में कौन सा बंध होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजक बंध होता है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो Na+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बंध होता है, तो वैद्युत संयोजक बंध होता है। ठीक है, अगला है, संयोजिक सहसंयोजी यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजी यौगिकों में सामान्य क्या होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ए उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक। अभी अभी आपने ऊपर देखा था। ठीक है, इसका आंसर कि सहसंयोजिक यौगिकों की तुलना में वैद्युत संयोजिक यौगिक क्या होते हैं, तो इसका उच्चतम, इसका इस वाले का उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह 4 का तत्व कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है, इसलिए कार्बन को अस्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहिए। कैसे, मान लीजिए आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का कितना है, 2 और 4 है। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड, कार्बन यही है, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करना चाहिए कि इसका स्टेबल हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन दान करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या करना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन को साझा करके क्या बनाना चाहिए, अस्थायी विन्यास बनाना चाहिए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहिए, साझा कर लेना चाहिए। ठीक है, यह साझा करके क्या हो सकता है, अस्थायी विन्यास प्राप्त कर सकता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला है, NaCl, CCl4, MgCl2, N2, HCl तथा Cl2 के अणुओं में कौन आयनिक बंध बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड इनमें से कौन से बनाते हैं, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। MgCl2 और NaCl जो हैं क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपने बताया NaCl तो आयनिक बॉन्ड पहले से बनाता है Na+Cl- में, और MgCl2 भी बनाता है। ठीक है, MgCl2 भी बनाता है इसी प्रकार से। और 21वें का इसका जो मैंने कार्बन वाला बताया, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कक्ष में 3 से अधिक होने पर सहसंयोजक बंध बनता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से अधिक रहेगी ना बाहरी कक्षा में, तो हमेशा सहसंयोजक बंध बनाएगा। जैसे कार्बन में क्या था, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही 3 से अधिक होगा तो कौन सा बंध बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा, कोवैलेंट बंध बनाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां भी हो गया। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस सहसंयोजक एवं आयनिक दोनों बंध होते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से किसमें सहसंयोजक बंध और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
DNaOH। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों होते हैं। अगला है वह यौगिक जिसमें आयनिक और संयोजक दोनों बंद होते हैं। फिर एक बार और वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केफियन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से उप संयोजक यौगिक कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, FO2। ठीक है, अगला है NaCl का क्रिस्टल बना होता है, किससे बना होता है। तो ये तो लगभग आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अभी अभी मैंने ऊपर 2 बार बता दिया। NaCl Na+ और Cl- में आयनों का, ठीक है, क्रिस्टल बना होता है। अगला है एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, अभी भी आपने बताया कि बाहरी कोष में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए कोई भी धन विद्युतीय तत्व है, मान लीजिए X है, इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। ठीक है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, +3 होगी। अब कैसे +3 होगी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका सोल्यूशन। क्योंकि तत्व के बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी विन्यास 8 यानी कि ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेगा। अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 होगी। यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर यही था। मान लीजिए यहाँ पे कोई X परमाणु है, एटम है, उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अस्थायी होने के लिए, 3 चाहिए ना, 5 3 8 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो 1 2 3 ऑक्टेट कंप्लीट या स्टेबल हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, +3 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। और इसका राइट आंसर +3, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता क्या होगी। अब देखिए, किसी तत्व का जो नाभिक है उसमें 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो इसका भी आंसर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 9 प्रोटॉन वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। ठीक है, अतः स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, 28 था ना। मान लीजिए किसी तत्व का नाभिक है, मान लीजिए वह तत्व X है, चलिए P मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए वह तत्व P है, इसके नाभिक में 9 प्रोटॉन है। तो मान लीजिए 1 2 3, सॉरी ऐसे तो नहीं बना सकते हैं, 9 प्रोटॉन है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 7 आएगा। ठीक है, 2 और 7 आएगा। ठीक है, 7 2 9 हो गया ना, 2 और 7 आएगा। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब लिखेंगे ना, मान लीजिए कोई P है, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए, एक और चाहिए ना, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और दे देंगे तो स्टेबल हो जाएगा ना, 8 कंप्लीट करके, ऑक्टेट कंप्लीट करके, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन के यौगिक में प्राय बंद होते हैं। तो हाइड्रोजन में हमेशा याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन के यौगिक में हमेशा सहसंयोजक बंद होता है। ठीक है, अगला है वैद्युत संयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन की क्या करने से। तो वैद्युत संयोजक बंध हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन को आप स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, तब बनता है वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिक बंध होता है नाइट्रोजन अणु में। ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होगी। तो N2O5 में याद रखिएगा जो नाइट्रोजन, इसको मैं बता देता हूँ कैसे त्रिक बंध होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन अणु में कैसे त्रिक बंध होता है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अणु में कैसे त्रिक बंध होता है, तो देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है, ऐसे होता है ना, नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं। और जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन को आप बॉन्डिंग कराएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से 3 3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 3। ठीक है, मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 इसको चाहिए ऑक्टेट में और 3 इसको भी चाहिए ऑक्टेट में। तो 3 3 की साझेदारी कर लेगा, 3 इसको भी मिल जाएंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 3 इसको भी। ठीक है, बीच वाला होगा, बीच वाला काम होगा, 3 इसको दे दें, अगर 3 को बीच में रख दें, 3 को, सॉरी एक सेकेंड कहाँ गया पेन, हाँ, 3 इसका ले लें और 3 इसका ले लें। ठीक है, 3 इसका ले लें और 3 इसका ले लें। अब देखिए इसका और इसका हो गया कंप्लीट, देखिए यहाँ पे बनाया है ऐसे। ठीक है, 3 यह वाला इससे ले लिया और यह वाला इससे ले लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि एक बॉन्ड यह बनाएगा, यह ऐसे है ना, तो एक बॉन्ड, फिर यह ऐसे है ना 2 बॉन्ड, फिर यह ऐसे एक और है ना, तो 3 बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु में कौन से होते हैं, त्रिक बंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
5 होती है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो आप लोग देख लीजिएगा पूरा, और 2 से 3 बार देखेंगे ना तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणु के मध्य कौन सा बंध होता है? जो KCl होते हैं, K और Cl के बीच कौन सा बंध होता है? तो अभी भी आपने ऊपर देखा था NaCl के बीच कौन सा बंध था? ठीक है, कौन सा बंध था? तो उसमें वैद्युत संयोजक बंध था। ठीक है, तो KCl में कौन सा बंध होगा? तो इसमें भी वैद्युत संयोजक बंध होगा। ठीक है, K+Cl- वाला होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H2O जो है संयोजक है। अगला है, निम्न अणु में उप संयोजक बंध होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड में होता है। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में उप संयोजक बंध होता है। अगला है, एक तत्व का परमाणु भार 24 है तथा इसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसकी संयोजकता क्या होगी? तो एटॉमिक वेट इसका 24 है। ठीक है, और इसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी? चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले परमाणु क्रमांक उसका निकालेंगे। तो परमाणु भार दिया है 24, मैंने आपको पिछली वीडियो में परमाणु क्रमांक निकालने का फार्मूला बताया था। परमाणु भार माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु भार कितना है? 24, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, इसका परमाणु क्रमांक 12 हो गया। अब 12 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अतः इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि संयोजकता बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अगर बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो संयोजक बंध बनाएगा। ठीक है, ये याद है ना। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या करेगा? इसकी संयोजकता 2 ही हो जाएगी बाहरी कक्षा की। ठीक है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना सकता है? ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके स्टेबल बन सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया अगला क्वेश्चन? हाँ, N2 अणु में बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की कुल कितनी संख्या भाग लेती है? जो N2 अणु होता है उसमें जब बॉन्ड बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला है, सहसंयोजी यौगिकों में 2 परमाणु के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है? मान लीजिए 2 सहसंयोजी यौगिक हैं तो उसमें कितने अधिकतम सहसंयोजी बंध बन सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, उसमें हमेशा 3 बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, जब 2 सहसंयोजक यौगिक है दोनों, तो उसमें सहसंयोजक बंध कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, अगला है, यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है 2, 8, 8 और 3, तो तत्व Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तब इन तत्वों का संयोग से बने यौगिक का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने अपने इसके पहले बता दिया है। ठीक है, A और B वाला एग्जांपल जो था, मान लीजिए बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, X के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है ना 3 इलेक्ट्रॉन, और Y के कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। Y के 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या बनाएगा इसमें? तो क्या बनाएगा? X2Y3 बनाएगा ना। यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो यह क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और Y के कितने कमी है? तो Y में कितना है? एक सेकेंड, 2 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? X3Y2। एक सेकेंड, इसमें क्या गलत हो रहा है? क्या इसमें गलत हो रहा है? 6, 2 इसमें एक्सेप्ट कर सकता है। आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए X3Y2 होना चाहिए, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि X की संयोजकता 3 है। ठीक है, 3 है, मैंने आपको बता दिया। Y की संयोजकता 2 है, मैंने आपको ये भी बता दिया। तो इनके संयोग से बने यौगिक का सूत्र X, अच्छा हाँ ठीक है सही है। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, कैसे जैसे मैंने बताया था आपको इसके पहले। कहाँ गया क्वेश्चन एक हो जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 39 था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। और Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यह कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, और यह कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? तो यह
कितना 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इसका 3 हुआ, इसका 2 हुआ, तो आप सभी लोगों को पता होगा इसका ऐसे क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है ना। 3 वाला इसके पास चला जाएगा, 2 वाला इसके पास। जैसे 3x वाला है और 2y वाला है, तो 2 इसके पास जाएगा, 3 इसके पास आएगा, यानी कि कहाँ गया, x 2 और y 3 इस तरीके से बनता है। ठीक है, क्रॉस में चला जाता है। आप सभी लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, x2y3। ठीक है, किस यौगिक में, और इसके पहले जो AB वाला था तो 2 इसमें भी था, 2 इसमें भी था, तो दोनों का क्रॉस हो गया था, 2 इसका आ गया था इसमें, यानी कि A2, और यहाँ पे B2 आ गया था, यानी कि AB लिख सकते हैं इसको। ठीक है, A पर 2 और B पर 2 ऐसे आ गया था, तो AB लिख सकते हैं इसको। अगला है, किसी यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं है, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो सोडियम क्लोराइड है। NaCl में कौन सा बंध होता है, NaCl में तो वैद्युत बंध होता है ना, कौन सा सहसंयोजक बंध नहीं होता है ना, वैद्युत बंध होता है, क्योंकि Na+ में और Cl- में टूटता है। और इसके पहले मैंने आपको 3-4 बार बता चुका कि उसमें सहसंयोजक बंध नहीं होता है, वैद्युत बंध होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, MgCl2। इसके पहले भी मैंने बताया कि NaCl में भी वैद्युत संयोजी है और MgCl2 में भी है। ठीक है, अगला है, प्रबलतम बंध है, कौन सा इसमें से प्रबलतम बंध है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जब कार्बन कार्बन के मध्य जब भी बंद होता है तो बहुत ही प्रबलतम बंद होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बंद होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, और इंग्लिश वाला जितना भी क्वेश्चन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।